गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता और अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोमेरिज्म। अगर आप लोग बेसिक आइसोमेरिज्म को पढ़ चुके हैं जनरल केमिस्ट्री के अंदर में, जीओसी के अंदर में, तो यह पार्ट आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा नया नहीं होगा, केवल इंट्रोडक्शन। अगर आप आइसोमेरिज्म को पहले डिस्कस नहीं किए हैं, नहीं पढ़ गए, तो थोड़ा सा उसके बारे में आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स या फिर एक ही कंपाउंड के अरेंजमेंट अलग हो, उनके लिए सेम फॉर्मूला बने। जैसे कि आप लोग बात करो फिलहाल के लिए एग्जांपल में हम ले तो एक एग्जांपल है C3OCH3, ठीक है, और इसी के बगल में हम ये लिख दे CH3CH2OH। यह हो गया ईथर और यह है अल्कोहल, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला को ध्यान दें, 1 2 C2 3 3 6 और मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये बताया C2H6। अगर इस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात किया जाए तो एक कार्बन और एक कार्बन, दो कार्बन, 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट कंपाउंड डिफरेंट। मतलब अगर ऐसी कोई कॉम्बिनेशन मिले जिसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम मिल रहा है बट वो अगर अलग अलग कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंड ही अलग हो गया, लेकिन आइसोमेरिज्म को और वेरिएशन में हमने देखा है कि आइसोमेरिज्म सेम कंपाउंड के लिए ही अरेंजमेंट भी अलग हो जाए तो उसको भी बोलेंगे आइसोमेरिज्म, क्योंकि उनकी केमिकल रिएक्टिविटी उस पर प्रभावित होगी, रिएक्टिव नेचर प्रभावित होगा। तो इन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे फिलहाल, ठीक है। अब हम जो पॉइंट्स पहले से नोट्स के लिए इसलिए लिखें ताकि हमारा समय लगे नहीं और हम छोटे से टाइम में इसे कवर कर सकें। आइसोमेरिज्म के बारे में हमने डेफिनेशन वही रखा है कि आइसोमर आर दोस कंपाउंड इन व्हिच दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कंपाउंड और डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। मतलब आइसोमर वैसे कंपाउंड को कहा जाएगा जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट वो डिफरेंट कंपाउंड हो या फिर वहां पर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट। टाइप्स ऑफ आइसोमर, तो आइसोमर्स मेडिसिन अगर पढ़े तो वहां पर भी टाइप्स है कि दो मेजर कैटेगरीज। एक है स्ट्रक्चर, मतलब अगर स्ट्रक्चर में आपको कहीं पर भी डिफरेंसेस मिलते हैं तो उसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, अगर स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज है स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब है कि अरेंजमेंट को देखना, ठीक है। अगर अरेंजमेंट्स में कोई अंतर दिखता है, अगर स्ट्रक्चरल तो एक ही है, लीकेज एक है, सब कुछ सही है, बॉन्ड एक दूसरे से जुड़े हुए उसी ऑर्डर में, बट उनकी अरेंजमेंट अगर चेंज कर रहा है 3D में, ज्योमेट्रिकल में या फिर ऑप्टिकल सेंस में, तो उसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियो मतलब सोच के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से जब अगर मॉलिक्यूल्स के आइसोमर बनते हैं तो उसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो हम लोग यहाँ पर दो मेजर कैटेगरी स्टीरियो आइसोमर्स और स्ट्रक्चर आइसोमर्स उसे डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमर में हमारी दो वैरायटीज होगी, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इसीलिए इस वीडियोस में इसे इंक्लूड ना करके इसे सेपरेट एक वीडियोस हम आपके लिए डेडिकेट करेंगे। दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल में कहां से डिफरेंस आएंगे और उस बेसिस पर टोटल कॉम्प्लेक्स के 4 आइसोमर्स को क्लासिफाई करेंगे: लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन। इसको देख लेते हैं एक एक करके। लिंकेज आइसोमर्स। अब लिंकेज आइसोमर्स क्या है तो समझा जाए। एक कंपाउंड हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं थायोसाइनाइड्स के बारे में और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। लिगेंड्स के जहां पर टाइप्स हमने देखा था कि ये जो लिगेंड्स है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की खासियत क्या, तो वो अलग अलग पोजीशन से लिंक हो सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा ऐसे पोजीशन है जिसके थ्रू वो मेटल के साथ जुड़ सकते हैं। तो लिंकेज आइसोमर इसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई इससे कॉम्प्लेक्स बनेगा या किसी कॉम्प्लेक्स में कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड मौजूद हो, ठीक है, कोई अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड मौजूद हो तो वह क्या करेगा कि हमें लिंकेज आइसोमर देगा।
तो अगर लिंकेज आइसोमर के बारे में बोला जाए तो बोला जाए कि when isomer compound have an ambidentate ligand, it shows linkage isomer। एमिडेंट लिंकेज हो गया तो वो आपको लिंकेज आइसोमर्स को शो करेगा। जैसे कि देखो अगर प्रयोग से देखा जाए तो अगर आप कभी देखोगे कि जैसे यहाँ पर NO2 नाइट्रेट, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर मेटल के साथ जुड़ेगा, किसी भी मेटल के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो यहाँ पर लिंकेज के रूप में नाइट्रोजन साइड से लिंक। बट सेम कंपाउंड ONO यहाँ पर मेटल के साथ ऑक्सीजन से लिंक होगा, तो यह भी एग्जांपल है लिंकेज। कंडीशन वहां पर एम्बिडेंटेड लिंकेज का होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही हार्ड है, छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड करता है लिंकेज। लिंकेज मतलब लिंक होने का जगह, और अगर उसमें डिफरेंसेस आते हैं, वो डिफरेंस होने का एक ही कारण है एम्बिडेंटेड लिगेंड का होना। और अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड कहीं भी मौजूद है किसी कॉम्प्लेक्स में तो वो उसके लिंकेज आइसोमर्स को डेवलप करेगा, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर का मतलब समझ लो। This type of isomer found when ions or ligands are exchanged between coordination cation entity and anion entity। समझिए, अगर हम एक उदाहरण के लिए लिख दें कोबाल्ट NH3 6 और यहां पर लिख दें प्लेटिनम Cl6। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये एक कंपाउंड मान लिया कि एग्जांपल में हमने लिया और दूसरे में लिया थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है। दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से देखिएगा, इसमें भी एक कोबाल्ट है, इसमें भी एक कोबाल्ट है। 6 अमोनिया ग्रुप क्लोरीन 6 और एक प्लेटिनम एक प्लेटिनम, मतलब दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को अगर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको शायद अंतर क्या होगा। यहाँ पर आपको केटायनिक पार्ट में कोबाल्ट अमोनिया से जुड़ा हुआ एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, और यहाँ पर केटायनिक पार्ट में कोबाल्ट क्लोरीन से जुड़ा हुआ एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। एनायनिक पार्ट प्लेटिनम क्लोरीन से जुड़ा हुआ और प्लेटिनम अमोनिया से, मतलब कि यहाँ पर आयंस जो है केटायनिक पार्ट में और एनायनिक पार्ट दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो एंटिटी का मतलब हम पहले बता चुके क्षेत्र, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आयंस एक्सचेंज करते हैं सेंट्रोमीटर के हिसाब से, और ये जब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिलता है या ऐसा आइसोमर्स मिलता है तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। अगली कैटेगरी है आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आयनिक स्टेट को हम देखेंगे या आयनिक पार्ट जो आयोनाइजेशन एंटिटी है उसे हम देखेंगे, ठीक है। हम आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहे हैं। मान लिया जाए प्लेटिनम CO4 Cl2 SO4, और अगला एग्जांपल हमने लिया प्लेटिनम CO4 SO4 Cl2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको शायद सेम मिलेगा, शायद क्या सेम ही है। तो इसमें अंतर क्या हुआ? इसमें अंतर ये हुआ कि इस केस में अगर हम जाएंगे डिसॉल्व करेंगे तो हमें सल्फेट आयन मिलेगा, इसे ही बोलते हैं आयोनाइजेशन स्टेट, जो आपको ब्रैकेट के बाहर मिलता है। तो यहाँ पर आपको सल्फेट आयन एज ए आयन फॉर्म मिलेगा, और यहाँ पर आपको आयनिक आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर क्लोरीन आयन, मतलब यहाँ आयोनाइजेशन स्फीयर बदल। तो अगर आयोनाइजेशन स्फीयर चेंज करता है, आयोनाइजेशन एंटिटी चेंज करती है, इस टाइप के आइसोमर को बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। अगली कैटेगरी है सॉल्वेंट आइसोमर्स, या फिर इसे बोला जाता है हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट मतलब वाटर, हाइड्रेट मतलब वाटर। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या
आयोनाइजेशन स्फीयर में और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेंज करे, वैरीज करे, तो उस पे बोलते हैं हम लोग हाइड्रेट या फिर सॉल्वेंट आइसोमर। जैसे कि एग्जांपल में आप देख लो प्लेटिनम H2O6 NH3, ठीक है, और हमने बाहर में भी रख दिया H2O2H2, ठीक है। अगली बार में क्या कर दिया हमने प्लेटिनम H2O5 NH3 और बाहर कर दिया 3H2। एक एग्जांपल प्लेटिनम OH2। आप आराम से देख सकते हो कि हाइड्रेट मॉलिक्यूल अंदर हमें घटा है और बाहर बढ़ा है, मतलब कि हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की संख्या टोटल जब बात करें जाए तो यहाँ पर भी 6 + 2 8 रखा है, इस केस में भी 5 + 3 8 रखा है, इस केस में 4 + 4 8 रखा है। बट हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की संख्या कॉम्प्लेक्स के अंदर और आयनाइजेशन के अंदर बदलती है। तो जब अगर आइसोमरिज्म ऐसा कुछ मिले जिसमें हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की संख्या वेरी कर रही है तो वो कहलाएगी सॉल्वेंट आइसोमरिज्म या हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है। अब अगर इसके बाद हमारे डिस्कशन है वो है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, जो अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो आप कमेंट्स करें, उसके बाद हम लोग उसे डिस्कस कर सकते हैं। इनके से अगर प्रॉब्लम कमेंट से ही सॉल्व हो जाएगा तो हम आपके कमेंट्स में जवाब देंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।